everyone, welcome to SGI online class 6 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 3 नेकी बनी बदी। बच्चों, पाठ 3 नेकी बनी बदी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सामान्य परिचय क्या दूं कि जो नेकी बनी बदी नामक पाठ है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इसमें ये बताया है कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति दूसरे के द्वारा कही गई बातों में आकर के अपने स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों, आज हम नेकी बनी बदी नामक पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पेज नंबर 14 है। मेरे दफ्तर में 4 चापरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था। वह बहुत सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। अब इस पंक्ति में शब्द आया है घुड़कियां। घुड़कियां इसका अर्थ है धमकी भरी आवाज। आवाज कहते हैं या डांट? मेरे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखता था, अर्थात उसे इस तरीके से देखने का प्रत्येक व्यक्ति आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई एक अंग है। इतना सरल, किसी भी बात को न टालना, जैसे वो जानता ही नहीं था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। यहाँ पर मिट्टी खराब होने का अर्थ बताया गया है कि किसी की हालत इस तरीके से नहीं थी कि चाहे उससे कोई भी, चाहे पदवी में बड़ा हो या उससे छोटा हो या फिर सामान्य क्यों ही ना हो, परंतु उसके जैसा उस पूरे दफ्तर में कोई व्यक्ति नहीं था जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आते तो शेष तीनों कामचोर चापरासी नंबर मार ले जाते थे। गरीब को कोई भी पूछता न था। शेष तीनों चापरासी 10-10 रुपए वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। एक क्षण का अर्थ होता है पल भर के लिए। क्षण का अर्थ क्या होता है? पल। तो एक पल के भी लिए उसके पैर एक जगह पर टिकते नहीं थे। जहां तक कि तीनों चापरासी की बात थी, उस पर क्रोधित हो जाते थे। दफ्तर के सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार हो गया था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उससे यह जानना चाहता था कि मेरी नजर में उसका आदर तीनों चापराशियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने के लिए कहा, परंतु वह तुरंत साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। रोशनाई का अर्थ होता है स्याही। रोशनाई का अर्थ होता है स्याही अर्थात इंक। उस मेज पर फैल गई।
बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए, अर्थात उन्होंने अपना आपा खो दिया। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सा भी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चापरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो उस पर आप इतना कठोर वज्र प्रहार ना करते। मैंने अंग्रेजी में कहा है, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं है। इसका इतना बड़ा दंड देना अनुचित की पराकाष्ठा है, अर्थात यह उचित नहीं है। बाबू साहब बोले, आप सभी इसे जानते नहीं हैं। यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंस दूध देती हैं। इन बातों का इसे घमंड है। घर की दशा ऐसी होती तो आपके यहाँ चापरासी गिरी क्यों करता? मैंने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है और बाला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो कोई अपराध नहीं है। बड़े बाबू ने एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, उसके घर मानो दूध होता है, मानो ज्वार, चना, मटर होती है, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ तक कि चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक ना था। बड़े बाबू सकचाकर बोले, यह कोई बात नहीं है, उसकी चीज है, चाहे किसी को दे या ना दे। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारे ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछें। तो यहाँ पर जो सामर्थ्यवान शब्द आया है, तो सामर्थ्यवान का अर्थ होता है जो हर चीज में सक्षम हो। सामर्थ्यवान का अर्थ होता है सक्षम। सामर्थ्यवान का क्या अर्थ हुआ बच्चों? सक्षम। तो हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसकी एक बीड़ा पान पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर बिना जलपान किए हुए लौटने के बाद सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करे। कई दिन बीत जाने पर भी गरीब से बातचीत होने पर उसे बताया, हाँ उसके घर खेती किसानी है, गाय भैंस भी है। तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोगों के भी कुछ खातिर करते हो? तब उसने गरीब ने दीनतापूर्वक आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जो चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी छोटी चीजें किस मुंह से मैं आपको भेंट करूं?
मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ तो दो। लोग क्या कहते हैं, शहर में ये चीजें कहाँ मिलती हैं। इन लोगों का भी जी कभी कभी छोटी मोटी चीजों के लिए चलता होगा। मतलब जो उसके यहाँ खेती होती थी, वो अनाज वगैरह जो यहाँ इनके जो दफ्तर के लोग थे उनका खाने का मन होता है। दफ्तर के चापराशी और अन्य कर्मचारियों ने गरीब की ओर देखा। मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ लाकर तो देखो। तो दूसरे दिन गरीब आया। उसके साथ भी 3 हष्ट पुष्ट युवक थे। 2 टोकरियां थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों का एक एक गट्ठा काख में दबाए हुए था। यहाँ पर जो ऊख शब्द आया है, ये क्या है, गन्ना। ऊख, ऊख का अर्थ होता है गन्ना। तो गन्ने का गट्ठा वह बगल में दबाए हुए थे। बड़े बाबू ने उसकी तरफ देखा। दफ्तर के चापरासी और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरी पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी आ पहुंचे। मैंने बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए और हम लोगों को बांट दीजिए। सौगात का अर्थ होता है भेंट। सौगात का अर्थ होता है भेंट देना। सौगात लाया है। इसके बाद बड़े बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए बोले, क्यों गरीब, तुम ये चीजें यहाँ क्यों लाए हो। यहाँ पर कृत्रिम जो शब्द आया है, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी। तो बनावटी क्रोध से वह क्या कहता है कि यह चीजें यहाँ क्यों लाए हो, अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब को कह दूंगा। क्या हम लोगों को मर भूखा समझ रखा है। गरीब थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब रजामंद हुए। तब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में से सारे दफ्तर के लोगों को बंटवा दिया। इस प्रकार है अभिनव समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य गुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने समकक्षों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। यह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्म गौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ली। अब वह कभी देर से दफ्तर आता, कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठता। इसके सभी अपराध क्षम्य थे। क्षम्य का अर्थ होता है क्षमा योग्य। क्यों थे, क्योंकि वह अपने गांव से दफ्तर के लोगों के लिए व बाबू के लिए सामान लाने लगा था। तो उसकी जो काम करने की प्रवृत्ति थी वह कैसी आलस्य में बदल गई। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता था। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसमें कायापन आ गया था, अर्थात वह कायर हो गया था। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलंदे थे जो दफ्तर तक ढेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से बाहर आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। दफ्तर के कुछ दूर जाकर उसकी नियत बदल गई। वह मजदूरों से
से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोले, अब एक फूटी कौड़ी ना दूंगा, जाओ यहाँ से, चाहो फरियाद करो, देखो हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट ना देने से जमा ही गायब हुई जा रही है, तो रोध होकर 4 आने पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उसने अंगूठों के निशान लगवाकर रसीद दफ्तर में दाखिल कर दी। वह नाराज देखकर नजारा क्या, जब वह पहले कैसे था गरीब और जब वह सबको सामान देने लगा उसकी वहां इज्जत होने लगी, उसके बाद उसके स्वभाव में किस प्रकार की तब्दीली आई, यह देखकर वह हैरान रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने सत्यता और दीनता की मूर्ति थी, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस ना होता था, दूसरों के खिलाना भी ना जानता था, ऐसे में खाने का जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। खेद का अर्थ होता है दुख, खेद का अर्थ होता है दुख। इसका उत्तरदायित्व उसके सिर था, अर्थात मेरे से। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस कायापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था? दूसरों का अन्याय सह लेता था, वह अशुभ मूर्त ही था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। तो बच्चों, इस पाठ में क्या शिक्षा मिल रही है? इस पाठ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सभी को ये शिक्षा देनी चाहिए है कि व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा सदैव करनी चाहिए, चाहे वह कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए। क्योंकि व्यक्ति जब गरीब होता है और गरीबी से जब वह सामना करते हुए आगे बढ़ता है, तो उस समय के बीच में उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति वही है, आत्मगौरव जिसके पास है, वही पूरे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself Rakesh Kumar, मैथ टीचर पाठशाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर 3 पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो पूर्णांकों के बारे में देखते हैं। तो पूर्णांक हमारे पास होते हैं 3। नंबर 1 शून्य, नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक और नंबर 3 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 10, ये अनलिमिटेड होते हैं। आगे फिर जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो चूंकि ये सभी संख्याएं धनात्मक हैं और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। नंबर 2 शून्य, नंबर 2 शून्य, ये शून्य तो 0 ही हो गया। और नंबर 3 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांकों में है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। अब पहले तो हमारे पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं थी, आवश्यकता अनुसार हमें 0 की जरूरत पड़ी, फिर आवश्यकता अनुसार हमें ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता हो गई। जैसे ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता क्यों हो गई? जैसे कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो जब उस कर्ज को पहले इतना कमाए कि उस कर्ज को अदा कर दे, तब वो शून्य पर आता है। तो कर्ज जितना भी होता है वो सब ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो इसीलिए हमको ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत हुई। ठीक, अब ऋणात्मक संख्या ने जितना कर्ज लिया था किसी व्यक्ति को कमाने के बाद उतना धन वापस करना होगा, तब हम स्थिति में किस में आएंगे? शून्य की स्थिति में आएंगे। इसके बाद अगर कमाएंगे तो प्लस में होगा, तब हमारे पास ये स्थिति होगी। यानी अब शून्य को देखना है, ये तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये शून्य है। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा इस प्रकार से बना ली। संख्या रेखा में क्योंकि बीच में हमने 0 जोड़ दिया, 0 के दाईं ओर जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो सब धनात्मक होती हैं और इन्हें ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार से शून्य, अब शून्य को लेकर अगर हम कहेंगे तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हो गई। 1 से लेकर आगे चलते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर शून्य जोड़ दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याओं के रूप में हो जाती हैं। शून्य के बाईं माइनस की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। शून्य से बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्णांक यानी शून्य के दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक चिन्हित किए जाते हैं और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखा जाता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसमें विशेषता, संख्या रेखा में विशेषता यह है कि किसी भी अंक को अगर आप लेते हैं, जैसे हमने -3 को लिया, -3 के ठीक दाईं ओर जो संख्या लिखी है वो इससे बड़ी होगी और बाईं ओर की संख्या छोटी होगी। चाहे जिस संख्या की बात करें, चाहे हम -3 की बात करें, -3 में -2 को कंपेरिजन करें तो ये बड़ा है और इसके पीछे वाला बाईं तरफ वाला ये -4 छोटा है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख लें, अगर हमने 3 पॉजिटिव लिया हुआ है तो धनात्मक संख्या है, तो इसके ठीक दाईं ओर 4 है जो 3 से बड़ी है और बाईं ओर 2 है जो 3 से छोटी है। तो ये संख्या रेखा की विशेषता हो गई। संख्या रेखा की विशेषता क्या हो गई? संख्या रेखा पर इंगित पूर्णांकों में जो पूर्णांक किसी संख्या के दाईं ओर वाला पूर्णांक बड़ा होगा और बाईं ओर वाला पूर्णांक छोटा होगा। तो इससे अब हमको पता चला, अगर यहाँ लिख रहे हैं तो 3 से 2 छोटा है, लेकिन अगर हम यहाँ कह रहे हैं चूंकि ऋणात्मक संख्या है, -3 के दाईं ओर -2 आ रहा है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। इसमें 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो शायद दोनों में समझ गए होंगे कि इनको कैसे लिखा जा सकता है। अब है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम अब योगात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर मान शून्य प्राप्त हो जाए, वो योगात्मक प्रतिलोम। एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे हमने संख्या ली कोई
संख्या में है, मान लो 5 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 5 का योगात्मक प्रतिलोम परिभाषा के अनुसार। परिभाषा के अनुसार, जैसे हमने अभी आपको परिभाषा बताई, परिभाषा के अनुसार हमने क्या बताया, संख्या तो भाई हो गई और प्लस कोई ऐसी संख्या जो इसमें जोड़ दी जाए। मान लिया हमने x, क्या मान लिया, माना प्रतिलोम बराबर योगात्मक प्रतिलोम बराबर x, हमने मान लिया। तो हमने इसको जोड़ दिया, यानी 5 + x बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को इसी तरफ छोड़ दें और इस 5 को दाईं तरफ ले, तो बराबर होगा x 0, इस तरफ 0 लिखा था, 0 लिख दिया। इस 5 को जो दाईं तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, -5। अब 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5 रहेगा, तो x बराबर -5। यानी किसी योगात्मक प्रतिलोम 5 का हमको मिल गया क्या, -5। इससे ये पता चलता है कि हम किसी भी संख्या में अगर उसके चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, मान लो संख्या धनात्मक है तो उसे ऋणात्मक करते हैं, या संख्या ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक करते हैं, तो हमें योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांकों की जानकारी आपको लगभग मिल गई। इनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समस्त ऋणात्मक पूर्णांकों से अधिक होता है या बड़ा होता है। यानी चाहे पूर्णांक की संख्या के नाम देखा ना, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, और इस तरफ -1 -2। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से सदैव बड़ा होता है। यानी जैसे -2 <2, -2 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा, यानी -2 तो 0 से भी छोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे पूर्णांकों के बारे में। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पूरी हमारी पृथ्वी यानी पृथ्वी में 1/1 हिस्सा जो है वो क्या है, भूभाग है, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या है, पानी है। महाद्वीप शब्द का मतलब है कि पृथ्वी की सतह यानी महाद्वीप मुख्यतः पृथ्वी के विभिन्न बड़े क्षेत्रों में, माने जो भी हमारी पृथ्वी के क्षेत्र है उन बड़े क्षेत्रों में भूमि की सतह के रूप में बांटे गए हैं। इन्हीं के बीच का अंतर, माने जिस तरह से हमारी पृथ्वी को बांटा गया है उसके बीच का अंतर करने के लिए महाद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। महाद्वीप को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यह महाद्वीप शब्द का मतलब है पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र, यानी पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को महाद्वीप भी कह सकते हैं। पृथ्वी यानी महाद्वीप, तो पृथ्वी के 1/3 भाग को महाद्वीप यानी महाद्वीप कहा जा सकता है, और बचा हुआ जो भी शेष हिस्सा है यानी पृथ्वी के 1/3 हिस्से में पानी है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी यानी जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उसमें महाद्वीप का 2/3 हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध से क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले हमें दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो दिशाओं की जानकारी के लिए जब कभी हमें दिशाओं में सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो क्या है, हमारी कौन सी दिशा है, उत्तर। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। अब हम इस तरह से खड़े होते हैं तो जो हमारी राइट हैंड हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व, और लेफ्ट हैंड हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम। इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं तो 2/3 हिस्सा हमारा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि उत्तरी गोलार्ध में
महाद्वीपों का सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है। महाद्वीप जो हमारे पूरे संपूर्ण पृथ्वी में है, यानी महाद्वीपों की संख्या, यानी महाद्वीपों की कुल संख्या, कितनी है? 7। माने कुल हमारे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे पहला हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे पहले भाग में एशिया जो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा हमारा कौन सा है? यूरोप। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 अंटार्कटिका। और नंबर 6 अफ्रीका। और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स आप ये समझिए, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। माने सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, जिनमें क्या है? पहला क्या है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं कि एशिया माने एशिया क्या है? एशिया का कितना भूभाग है? एशिया में कितने तरह माने किस तरह का एटमॉस्फेयर माने किस तरह का वातावरण पाया जाता है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एशिया। सही है, पॉज करो। स्टूडेंट्स मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमारे विश्व में कुल कितने यानी 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे पहला स्थान एशिया का है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये 10 अंश दक्षिण से 80 यानी 80 अंश उत्तर के बीच अक्षांशों में तथा पूर्व में 25 अंश तथा 170 यानी 70 अंश पश्चिम देशांतर के मध्य पाया जाता है। तो आप फिर से देख लीजिए, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये 10 अंश दक्षिण, 80 अंश उत्तर अक्षांशों तथा 25 अंश पूर्व तथा 170 यानी 170 अंश पश्चिम देशांतर के मध्य पाया जाता है तथा यूरोप के समान इसका भी क्षेत्रफल है। माने यूरोप के समान इसका भी क्षेत्रफल जो है यानी जो क्षेत्रफल है वो क्या है? यूरोप के समान है। एशिया में विविध भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति की प्रचुरता पाई जाती है। एशिया क्यों फेमस है? एशिया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एशिया में अलग अलग भू आकृतियां हैं। माने कहीं यहाँ पर जमीन क्या है? समतल है, कहीं यहाँ पर हमारे क्या है? पठार है, किसी भूभाग में क्या है? पर्वत है। माने यहाँ एशिया की जो हमारी भू आकृतियां हैं यानी जो पृथ्वी की हमारी आकृतियां हैं वो क्या है? डिफरेंट यानी अलग अलग है। जलवायु क्या है? यानी यहाँ की जलवायु भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग पाई जाती है। जलवायु की अलग यानी जलवायु में भिन्नता पाई जाने के कारण यहाँ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जलवायु के कारण यहाँ क्या है? वनस्पतियों में प्रचुरता भी पाई जाती है। यहाँ अलग अलग तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण यानी एशिया क्या है?
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ की जनसंख्या भी सबसे अधिक है, यानी यह अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ अलग अलग तरह की भूआकृतियां पाई जाती हैं, यानी यहाँ जो पाई जाने वाला हमारा भूस्थल है वो क्या है? अलग अलग है। अलग अलग होने से यहाँ जलवायु यानी भूआकृतियां अलग होने से जलवायु भी एशिया में क्या है? अलग अलग है। और जलवायु अलग होने से यहाँ भी वनस्पतियां भी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं, तथा एशिया में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं उनकी क्या है? प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब अधिकता है, बड़े अधिक मात्रा में यहाँ वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ जनसंख्या भी सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी विश्व का सबसे पहला कौन सा है? एशिया। विश्व का दूसरा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यानी विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह 31 अंश पूर्व तथा 35 अंश दक्षिण अक्षांश तथा 17 अंश पश्चिम तथा 50 अंश पश्चिम देशांतर के मध्य स्थित है। एशिया यानी एशिया और अफ्रीका को अलग करने के लिए बीच में कौन सी, यानी स्वेज नहर, माने जो स्वेज नहर है वो एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करती है, यानी स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। यहाँ बहुमूल्य वनस्पतियां तथा पशु वर्ग भी पाए जाते हैं, यानी जैसे एशिया में भी क्या है? वनस्पतियों की प्रचुरता पाई जाती है। अफ्रीका में बहुमूल्य वनस्पतियां पाई जाती हैं तथा यहाँ अलग अलग तरह के पशु यानी पशु वर्ग भी पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान बने यहाँ पर, यानी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान तथा यहाँ नदी यानी नील नदी भी है, यानी नील माने विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में पाया जाता है तथा यहाँ पर नील नदी भी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज उन 7 महाद्वीपों में से 2 महाद्वीप यानी एशिया और अफ्रीका के बारे में जानकारी दी है। अगला तीसरा यानी थर्ड महाद्वीप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 6H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, MS वर्ड होता क्या है? MS वर्ड आपका एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग इसको हम लोग कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आपको MS वर्ड में जैसे ये एक आपको ये स्क्रीन बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का, आपको बिल्कुल एक ऐसे ही कंप्यूटर में एक वाइट कलर का एक स्पेस उसमें मिलता है जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग उसमें टाइप करते हैं, जो भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर या कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग उसमें कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ये सारे वर्ड्स ही हैं। अब हम चाहें तो इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, हम चाहें तो इसमें दूसरा स्केच पेन करके इसमें कलर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने MS वर्ड यहाँ पे ये सेंटर में लिखा है, यहाँ पे ये आपका कॉर्नर में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वर्ड्स जो हमने लिखे हैं इन पर हम काम कर रहे हैं। तो MS वर्ड इसीलिए इसको हम लोग ये कहते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग है, यानी कि जो भी वर्ड्स हम लोग लिख रहे हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है ये सबको पता होना चाहिए कि MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सामान्य अनुप्रयोगों में या हमारे सामान्य प्रयोग में आते हैं। सामान्य प्रयोग का मतलब क्या हो गया कि जनरली जैसे हम लोगों को कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है,
या मान लीजिएगा हम लोगों को कोई एक आप जैसे अभी आप लोगों को पिछले 2 चैप्टर्स के आपको देखा होगा आप लोगों ने कि आपको एक बुकलेट प्रोवाइड हुई है, तो वो बुकलेट क्या है, वो टीचर्स ने हाथ से नहीं लिखा, वो सारा का सारा क्या किया गया है, कंप्यूटर से ही नोट्स बनाए गए। तो वो जो नोट्स जैसे गया जिनको हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए या इस तरह से, तो ये सब जो सारे जो जनरल पर्पस के जो काम होते हैं वो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि MS वर्ड को जो है इसको डेवलप किसने किया है, इसको किसने विकसित किया है। तो MS वर्ड जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बिल गेट्स की कंपनी थी और एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसका नाम करेक्टर सबको ही पता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। MS ऑफिस नाम का एक पैकेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये MS वर्ड जो है वो मिलता है, यानी कि आपका जो MS वर्ड है वो MS ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आपकी बारी आती है कि ये किस तरह का इंटरफेस है। आपका जो MS वर्ड है वो एक GUI इंटरफेस है। MS वर्ड क्या है आपका, ये GUI इंटरफेस है। GUI इंटरफेस, GUI का पूरा नाम क्या है, GUI का जो पूरा नाम है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ये जो मैंने ये पॉइंट्स में जो लिखा है ये आपका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं, तो इससे ये सारी पहला जैसे क्वेश्चन हो गया कि आपका MS वर्ड जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS वर्ड को किसने डेवलप किया था, किस कंपनी ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। फिर ये किस तरह का इंटरफेस है, क्योंकि आपका GUI के अलावा ये हमने बोला ये GUI इंटरफेस है, CUI में भी है आपका। ठीक है, CUI इंटरफेस भी होता है। तो फिलहाल हम लोगों को अब जो है वो हम लोग को GUI इंटरफेस ही पढ़ना है। और GUI का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI का जो पूरा नाम है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आपका इसका मतलब ये हो गया, इंटरफेस का मतलब होता है जिसके जो आपका कम्युनिकेशन, यानी कि जो किन्हीं दो लोगों के बीच में संवाद स्थापित कर रहा है। तो ग्राफिकल का मीन्स यहाँ पे ग्राफ नहीं हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर में जो ग्राफिकल का मतलब होता है पिक्चर से, चित्रों से मतलब है, यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर माने कि हम और आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हुआ कि ये यूजर से पिक्चर्स के द्वारा जो है वो कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित करता है। यहाँ पे वर्ड संवाद जो है आपकी बुक में जनरली संवाद ही लिखा है जहाँ पे कम्युनिकेशन है, पर आप जो है वो कम्युनिकेशन वर्ड से यूज हुए क्योंकि संवाद थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टाइप का वर्ड्स लगता है जो कि यहाँ पे सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया कि GUI इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि यानी कि ये जो है आपका MS वर्ड में जो भी आपके कमांड्स होते हैं या जो भी आपको कमांड देने हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी वो सारे के सारे आइकन के रूप में होते हैं। इसमें ग्राफिकल में आपका एक वर्ड आपका हमेशा यूज आएगा आइकन। जनरली हम लोग जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना एंड्रॉइड फोन है हमारे पास, एंड्रॉइड फोन में काम करना बहुत आराम होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसमें आपको कोई भी ऐप पर का है तो उस ऐप का कोई नाम हमका ही नहीं लिखा होता है, ना आपको उसके लिए कोई कमांड देना है। आपने क्या किया कि वो जो ऐप होता है उस ऐप की आपको यहाँ पे एक सिंबल बना होता है, पिक्चर बनी होती है। ठीक है, आपका कोई भी अगर जैसे मान लीजिए अभी आपका शेयर इट है तो शेयर इट के लिए एक अलग बना होगा। वाईफाई आपका आता है तो वाईफाई का इस तरह से आपका बन जाता है ये। ठीक है, बस आप लोग बस उस पर जाके क्लिक ही तो करते हैं। तो ये जो इस तरह के जो सिंबल्स हैं दीज आर कॉल्ड द आइकन। इनको हम लोग ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये जो आइकन्स बने होंगे इनको हम लोग जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग आइकन कहते हैं। और बस इसके थ्रू मतलब ये आपका कमांड जो भी कमांड्स होंगे अभी जैसे अभी हम लोग आगे जब डिटेल में पूरा इसका स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इनको हम लोग बटन कहते हैं, आइकन कहते हैं, जो जिसमें आपको इसमें कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, बस सीधे वो आपको वो बटन दिखाई पड़ेगा और आप उसको विद द हेल्प ऑफ माउस आप माउस की सहायता से उसको क्लिक करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अभी बारी आती है कि इसमें मेन इसके संस्करण इन द सेंस कि इसके वर्जन कौन कौन से हैं।
वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों का सीरीज में पहली बार, फिर उसके बाद इसका एडवांस वर्जन हुआ, फिर इस तरह से। तो ये सारे इसके वर्जन आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे ये है जो आपका, मैं अभी से यहाँ पे CUI बता, CUI से हमको मतलब नहीं है, हमें GUI से मतलब है। वर्ड 98, वर्ड 2000, वर्ड 2003, वर्ड 2010, वर्ड 2013 एक्सेस से भी और भी आपके एडवांस में वर्जन है। तो ये सारे वर्जन है, ये आपको सारा पता होना चाहिए कि MS वर्ड क्या है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। ये एक GUI इंटरफेस है और इसका मुख्य संस्करण कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 2003, विंडोज 2010, वर्ड 2013 एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से ये है। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक हमारा इसी में ये है कि हम लोग MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। अब MS वर्ड को हम लोग को प्रारंभ करना है, तो MS वर्ड को हम लोग किस तरह से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपका स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो कंप्यूटर का जो ये जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले एक स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है, जिसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जो हमारी जो सबसे पहली स्क्रीन ओपन होती है दैट इज कॉल्ड द डेस्कटॉप, इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में सबसे नीचे आपका आता है स्टेटस बार। ये जो नीचे जो सबसे लाइन होती है जनरली वो ब्लू कलर की, नीले रंग की होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस। हिंदी में ही लिखूं, स्टेटस बार। दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार, ठीक है। ये इस तरह से एक पट्टी सी होती है नीले रंग की और यहाँ पे आपका जो है वो स्टार्ट बटन दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट बटन। ये आपका स्टार्ट बटन है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप इस स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अब आपका सेकंड है, जैसे ही आप जो है वो स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक मेन्यू ऐसे आपका ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसी के साथ ही यहाँ पे आपका एक दूसरा जो है वो मेन्यू आपका ओपन। जनरली अब सभी लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इसलिए ये बार बार बताना जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है, क्योंकि मोबाइल भी आपका एक तरह का कंप्यूटर ही तो है वो, है ना। तो आपको ये बटन क्लिक करना है तो ये ओपन होगा, ये किस तरह का उसका स्क्रीन आएगा, ये मेरे ख्याल से सभी लोग इसके अवेयर हैं आज की डेट में, तो ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। स्टार्ट पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक दूसरा मेन्यू ओपन होगा जिससे बहुत सारे आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, बहुत सारे कमांड्स दिए रहेंगे या बहुत सारे आपके जो भी इसमें प्रोग्राम्स पड़े हैं उनके नाम दिए रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस ऑल प्रोग्राम को पे क्लिक किया। दिस इज कॉल्ड द सेकंड स्टेप। ये आपका सेकंड स्टेप है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपका क्लिक ऑन MS ऑफिस। अब आपने ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप चूंकि हमने इसको क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जो मेन्यू सब मेन्यू होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपने जो बटन क्लिक किया उसके बाद अगर उस पर क्लिक करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा उसको हम लोग, यानी कि एक बटन को क्लिक करने पर जो विंडो खुल रही है उसमें कोई कमांड दिया है या उसमें कोई प्रोग्राम है, उसको अगर हमने क्लिक किया तो उसके बाद जो विंडो खुल रही है तो वो उसका सब मेन्यू होगी, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना समूह और उप समूह, तो उप समूह किसके अंदर होता है, वो समूह के अंदर। तो यहाँ पे भी सब मेन्यू जो है वो किसके अंदर होगा, मेन्यू का ही पार्ट है। तो अब आपने क्या किया, ये आपका जो मेन ऑल प्रोग्राम जब हमने किया तो आपका ऑल प्रोग्राम में यहाँ पे आपको MS ऑफिस ना दिख के आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मैंने लिखा है MS ऑफिस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिर पता चला बच्चे इसमें देखते कहीं माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस तो है ही नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो शॉर्ट नेम होता है वो MS ही होता है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए अब कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है वो उसका जो शॉर्ट नेम है दैट इज द MS माइक्रोसॉफ्ट, MS है, ठीक है। तो जैसे ही आपने थर्ड स्टेप आपका ये हो गया कि अब आपने माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक किया। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक किया तो आपको, मैंने अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पैकेज बनाया है, एक पैकेज को डेवलप किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जनरली के अगर देखा जाए तो एक ऑफिस में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है,
एक ऑफिस में हम लोगों को जनरली तो लेटर लिखने की होती है, वहाँ पे ऑफिशियल लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं, उसके लिए हो गया MS वर्ड। ऐसे ही कैलकुलेशन यूज करते हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है या इस तरह से कुछ भी, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ 5, 6, 7 जो है इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने वो पूरा एक पैकेज ही दे दिया। ठीक है, तो MS ऑफिस पे जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसका जो सब मेन्यू होगा वो यहाँ पे साइड में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आप देखोगे कि आपका MS वर्ड जो है या उस MS वर्ड का पूरा नाम लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और इसका पूरा नाम लिखा होगा MS वर्ड, और इसका जो सिंबल होगा वो बना होगा W। ये इस तरह से आपका बड़ा सा इस तरह से W जो है वो सिंबल बना है। ठीक है, तो फिर अब आप इस पर MS वर्ड पे क्लिक करोगे और आपकी स्क्रीन जो अब आपकी स्क्रीन डेस्कटॉप पे आएगी वो आपकी MS वर्ड की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने आपको सिर्फ ये बताया कि हम लोगों ने MS वर्ड स्क्रीन कैसे ओपन करी। कल हम लोग उस मेन्यू में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसके पहले MS वर्ड की क्या विशेषताएं हैं, इनका लाभ क्या है, हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके क्या कार्य होते हैं, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसका पूरा इसकी जो स्क्रीन है जो मेन्यूज है उसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।